हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाली 16 फरवरी को होने वाला है। मतलब 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। यहां पर हमने टारगेट रखा है कि जो 10 की 10 यूनिट है, ठीक है ना, एमपीपीएससी का जो कंप्लीट प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हम एमसीक्यू के माध्यम में डिटेल से डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, ये जो क्लास है ना, अभी फिलहाल हम यहाँ पर यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 स्पेशली अगर बात करें तो डेडिकेटेड टू द ट्राइब इन मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ऑलरेडी हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो राव एकेडमी भोपाल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ये है, आज की क्लास में हम भारिया ट्राइब के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी ट्राइब पढ़ने वाले हैं? भारिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है। सो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमबीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की। ठीक है ना। ये जो टेस्ट सीरीज है आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज को आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आके दे सकते हैं या फिर घर बैठे ही इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए टेस्ट सीरीज बुक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 8319618002। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ने का इंपॉर्टेंस है ना, समझ लीजिए उससे ज्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंस है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ना बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। टारगेटेड बैच जैसे मंतव्य है, बुनियाद है, समर्पण है, अभ्यास है, संकल्प है। तो ये टारगेटेड बैच आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, आप 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, या आपका प्रीलिम्स हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो इस तरीके की जो भी आपकी प्रिपरेशन है, आपकी जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके इस बार कोड का उपयोग करते हुए या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल टाइप करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आगे की जो भी हमारी क्लासेज होंगी वो इसी एप्लीकेशन पर होंगी। इस एप्लीकेशन पर आपको फ्री में वीडियोज मिलेंगी, जो भी हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोज हैं, जो भी कंटेंट है, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है और फ्री की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सभी चीजें इस एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली हैं। तो आप खुद भी डाउनलोड करिए और साथ में दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन ये भी है, ये राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन है, लाइव क्लासेस की जो भी पीडीएफ नोट्स है, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, राव एकेडमी भोपाल के नाम से है टेलीग्राम चैनल। चलिए, ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने को आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि आज की क्लास में हम भारिया ट्राइब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी ट्राइब? भारिया। ठीक है ना। देखिए, साथ में ना लिखते चलना है, आपको भी साथ में आपको लिखते चलना है, तभी ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो पाएगी। पेन कॉपी उठा लें और साथ में लिखते चलें। भारिया ट्राइब, जैसा कि हमारा एक तरीका है पढ़ने का, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने पिछली 4 क्लासेस देखा होगा ना, तो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हर एक ट्राइब में हमने तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, आर्ट एंड कल्चर, तो वो सब चीजों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखा हमने इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, इंट्रोडक्शन। हिंदी वाले लिखेंगे परिचय। देखिए, परिचय की बात करें ना तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे
कि आखिर भारिया शब्द का मतलब क्या होता है। भारिया शब्द जैसे ही आप बोलते हैं तो ऐसा आपको समझ में आता है, भार, भार मीन्स वेट। तो भारिया का जो लिटरली मतलब होता है, इंग्लिश में बोले द मैन हु कैरीज वेट, हिंदी में ऐसा व्यक्ति जो भार उठाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भारिया। पहला पॉइंट सभी लोग लिखेंगे कि आखिर भारिया का ओरिजिनल में मतलब क्या होता है। द पर्सन हु कैरीज वेट इज कॉल्ड भारिया। भार मतलब होता है वेट। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को। दूसरा, ये जो भारिया है ना, ये सब कास्ट मानी जाती है, किसकी, गोंड की। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग कि भारिया इज कंसीडर्ड एज अ सब कास्ट ऑफ गोंड। और इवन ये गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सभी चीजें नोट करेंगे, गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं। कौन सी जनजाति है जो गोंड को अपना बड़ा भाई मानती है? आपका आंसर होगा सर भारिया। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोग लिखेंगे, खुद को एक इतिहास में राजा कर्णदेव थे, खुद को राजा कर्णदेव का वंशज भी मानते हैं। खुद को राजा कर्णदेव का वंशज मानते हैं। दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ डिसेंडेंट ऑफ राजा कर्णदेव। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ डिसेंडेंट ऑफ राजा कर्णदेव, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट बात, आपको ही पता है कि भारत सरकार ने बहुत सी जनजातियों को स्पेसिफिक, जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास होती है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखती है। तो मध्य प्रदेश में केवल 3 ही है। कौन कौन सी? भारिया, बैगा और सहारिया। ये पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं। तो लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में से एक है। और सबसे खास बात जो आपको याद रखना है, एक नोट करके लिख सकते हैं कि 1981 में एक सेंसस हुई। सेंसस मतलब जनगणना हुई। और इस जनगणना के दौरान जो भी प्राप्त हुए डेटा, जो भी इनको बारे में पता चला, उस जनगणना के आधार पर ही इन्हें एक शब्द दिया गया, जंगलियों के भी जंगली। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड, वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड। तो यह पूछा जा सकता है कि किस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली बोलते हैं? आपका आंसर होगा सर भारिया जनजाति। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और यह बात कब बोली गई थी? 1981 की जनगणना के आधार पर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी लोग नोट करेंगे। अब देखिए, ये जो जनजाति है ना, मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेगी? पातालकोट में। ये पातालकोट एक घाटी है, पातालकोट में मुख्य रूप से आपको मिलेगी। कहां पर मिलेगी? पातालकोट। पहले इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पातालकोट के बारे में भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर भी आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, ये चीज लिख सकते हैं या खुद को, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भारिया का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो भार लेके चले, भार उठाए। दूसरा, ये गोंड की एक सब कास्ट है, गोंड को अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। दूसरा, खुद को राजा कर्णदेव का वंशज भी मानते हैं। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से एक है। 1981 में जनगणना हुई और उस जनगणना के प्राप्त जो भी बोल सकते हैं कि डेटा है, उसके आधार पर इन्हें जंगलियों के भी जंगली बोला गया है। और ये मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेंगे? पातालकोट। देखिए, पातालकोट एक घाटी है और ये आपको कहां पर मिलेगी? लिखेंगे सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी में। कहां पर मिलेगी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। और स्पेशली अगर जिले की बात करें, लिखते चलेंगे साथ में, छिंदवाड़ा जिला और तामिया तहसील। तामिया तहसील है और छिंदवाड़ा जिला है। अगर बात करें पातालकोट जो वैली है, जो घाटी है, ऊपर से देखने में किस तरीके से लगती है? हॉर्स शू, जैसे घोड़े का पैर हो। हॉर्स शू मतलब लाइक दिस तरीके से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी हॉर्स शू, ठीक है। और पातालकोट वैली में दो नदियां आपको याद रखना है। एक तो दूधी नदी, दूधी नदी मतलब जहां पर भारिया जनजाति के लोग रहते हैं ना, वो मुख्य रूप से किस नदी पर निर्भर है? भैया जल नहीं तो जीवन नहीं, ठीक है। तो ये जो दूधी नदी है, इसे ही पातालकोट की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन बोलते हैं। और सबसे फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है वो कौन सा है इसी पातालकोट में? राजा खोह। राजा खोह एक जलप्रपात है, ठीक है ना, और इसी नदी पर है। किस नदी पर? दूधी नदी पर। तो ये एक एडिशनल फैक्ट है जो कि पातालकोट वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पातालकोट जो घाटी है उसकी लाइफ लाइन कौन सी नदी है? दूधी नदी, ठीक है ना। चलिए, और इसी नदी पर एक राजा खोह जलप्रपात है जो फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। ये राजा खोह किसके नाम पर है? जो राजा रघुजी भोसले थे उनके नाम पर है, ठीक है। और ऐसी एक कहानी भी महाकौशल क्षेत्र में काफी प्रचलित है कि ऐसे व्यक्ति जो राजा रघुजी भोसले का भार उठाते थे, जो लेबर क्लास थे, उन्हीं को भारिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहानी भी काफी चर्चित है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हेडिंग लिखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हेडिंग लिखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक विस्तार, ठीक है। भौगोलिक विस्तार मतलब आखिर ये जनजाति मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग एमपी का मैप बनाएंगे एक छोटा सा, क्योंकि हर चीज कोशिश करना है ना पिक्टोरियल मेमोरी या पिक्टोग्राफिक मेमोरी में सेव करने के लिए। देखिए अगर बात करेंगे भारिया जनजाति की, तो ये मुख्य रूप से आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे सर दिस इज ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। साउथ ईस्ट मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा। तीसरे तरीके से जिले वाइज अगर बात करेंगे तो अभी भी मैंने बताया मुख्य रूप से आपको मिलेगी छिंदवाड़ा के तामिया और पातालकोट वैली। छिंदवाड़ा के अलावा भी आपको जबलपुर में ये जनजाति मिलेगी। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। छिंदवाड़ा के अलावा, ऐसा सवाल पूछा जा चुका है व्यापम में, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के पातालकोट के अलावा, अदर देन द पातालकोट वैली ऑफ छिंदवाड़ा, भारिया ट्राइब रेजाइड्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश? हमारा आंसर होगा सर जबलपुर। नोट करेंगे सभी लोग, ठीक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 3.2% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इन एमपी। नोट करेंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारिया जनजाति के लोग हैं? तो आपका आंसर होगा सर इट इज 3.2% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहां पर नोट करके लिखेंगे, नोट करके ये लिखेंगे कि जो भारिया है, भारिया का जो मूल स्थान है
या भारिया अपना मूल स्थान किस जगह को मानते हैं, तो वो दो जगह हैं। कहीं कहीं पर भारिया खुद को महोबा का मानते हैं, महोबा जहां के आला उदल थे, या कहीं कहीं पर ऐसा बिलीव है कि भारिया बांधव गढ़ को मानते हैं, बांधवगढ़, ठीक है, बघेल राजपूतों की राजधानी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि किस जगह को भारिया अपना मूल स्थान समझते हैं। आप बताएंगे सर महोबा, या फिर ऑप्शन में है बांधवगढ़, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। चलिए इतनी चीजें नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हमेशा डिस्कस करते हैं, रेस। रेस का मतलब इंग्लिश में होता है प्रजाति। देखिए जो मोस्टली जो प्रजाति है ना, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, ठीक है। और अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो याद करेंगे थोड़ा सा हटके हैं, गोंड बैगा भील से थोड़ा सा हटके हैं। फैमिली की अगर बात करें तो ये भी द्रविड़ फैमिली से हैं, द्रविड़ परिवार, ठीक है। चलिए लिखेंगे इनके अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनकी जो हाइट है, इनकी हाइट मीडियम है। मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं ना, स्पेशली अगर बात करेंगे नॉर्थ को छोड़ के, तो उनकी हाइट हमेशा आपको मीडियम मिलेगी। अगर बात करेंगे कलर की, कलर आपको मिलेगा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। अगर बात करेंगे नोज की, नोज आपको मिलेगी क्या, फ्लैट। अगर बात करेंगे लिप्स की, ये आपको मिलेंगे थिन, ठीक है ना। और एक चीज याद रखेंगे, बाल कम होते हैं, मतलब अगर फेस में बात करेंगे ना, जैसे दाढ़ी और मूंछ है ना, इनके बहुत कम होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। हेयर इन फेस, जैसे है दाढ़ी और मूंछ, ये कम होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस भी लिख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे, हेडिंग लिखेंगे आप सभी लोग, सब ट्राइब, सब ट्राइब, उप जनजातियां, क्या बोलते हैं हिंदी में, उप जनजाति। देखिए जो भारिया ट्राइब है ना, इसकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट उप जनजातियों से संबंधित कोई भी फैक्ट नहीं है, केवल आपको उप जनजातियों का नाम पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि दीज आर द सब ट्राइब्स ऑफ द विच ट्राइबल ग्रुप, ये जो जनजातियां हैं या उप जनजातियां हैं किस जनजातीय समूह से बिलोंग करती हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। तीन इंपॉर्टेंट है, भूमिया, भूमिया, भूइहर, भूमिया, भूइहर और पंडो, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। तीन है, भूमिया, भूइहर और पंडो, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, भूमिया, भूइहर और पंडो, ये तीन इंपॉर्टेंट सब ट्राइब है। केवल आपको इतना नाम याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भूमिया, भूइहर और पंडो, ठीक है। भूमिया, भूइहर और पंडो, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। भूमिया, भूइहर और पंडो आर द सब ट्राइब्स ऑफ भारिया ट्राइब, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे लिखेंगे पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो हमारा तरीका ही होता है, वो है सोशल लाइफ, सोशल लाइफ। देखिए सोशल लाइफ में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे उनके परिवार के बारे में, उनके गांव के बारे में, उनकी पंचायत के बारे में, वो क्या क्या खाना खाना पसंद करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो दीज आर कवर्ड अंडर द सोशल लाइफ। एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे विलेज की, या पहले बात कर लेते हैं परिवार या फैमिली की। सबसे पहले फैमिली की बात कर लेते हैं। देखिए जो सोशल लाइफ में परिवार है,
पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पैट्रियार्कल होते हैं, पैट्रियार्कल या पितृ सत्तात्मक होते हैं। अभी तक देखा आपने कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप है ना वो पितृ सत्तात्मक या पैट्रियार्कल ही आपको दिखे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर न्यूक्लियर और ज्वाइंट, नाभिकीय और संयुक्त परिवार दोनों का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। नाभिकीय और संयुक्त दोनों तरह के परिवार आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब लोग माता पिता या भाई के साथ रह भी रहे हैं या फिर अलग होके भी रह रहे हैं, दोनों तरीके का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है ना कि परिवार या गांव में बात करें, जो मेन है और जो वुमेन है इनके पास बराबर का रिस्पेक्ट है। मतलब जो समाज है, जो परिवार है, वहां पर औरत और जो भी पुरुष है, पुरुष और महिलाएं हैं, उनको बराबर सम्मान प्राप्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई डिसरिस्पेक्ट या कहीं पर कोई भी भेदभाव होता हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि वुमेन्स हैव आल्सो द इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है ना। इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। बातें क्लियर है क्या सभी को? सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, स्पेशली भारिया, ये पॉलीगेमी करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीगेमी, या इसी को बोलते हैं बहुविवाह। बहुविवाह, बहुत सारी शादियां करते हैं, ठीक है ना। एक होता है पॉलीगेमी और एक होता है पॉलीगैंड्री। पॉलीगेमी मतलब एक लड़का हो और उसके बीवियां बहुत ज्यादा, मतलब मेनी वाइफ्स, द पर्सन हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत सारी शादी अगर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि दूल्हे बहुत ज्यादा हो और दुल्हन एक हो तो उसे बोलते हैं पॉलीगैंड्री। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? पांडव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पांचों भाइयों की एक ही पत्नी, उसे क्या बोलते थे? पॉलीगैंड्री। चलिए, तो यहां पर पॉलीगेमी होती है, बहुविवाह प्रचलित है, ये चीजें नोट करेंगे। अगर बात करेंगे इनके विलेज की, इनके विलेज की नोट करेंगे सभी लोग, इनके विलेज की। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्हें जंगलों में रहना पसंद है, जंगलों में या फिर पर्वतों में रहना बहुत पसंद है। पहला पॉइंट, ये जनरली आपको कहां पर मिलेंगे? जंगलों में या पर्वतों में मिलेंगे। दूसरा, इनके जो घर होते हैं ना वो जनरली मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी और घास के। और इनके घरों को हम क्या बोलते हैं? धाना। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। क्या बोलते हैं? धाना, DHANA, धाना, ठीक है। क्या बोलते हैं? धाना। इनके घरों को हम क्या बोलते हैं? धाना, ठीक है। चलिए, यहां तक लिखा आप लोगों ने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके जो गांव होते हैं ना वहां पर तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? वो तीन चीजें आपको याद होना चाहिए। क्या क्या चीजें होना चाहिए? सबसे पहले मेघनाथ खंब, दूसरा भीमसेन खंब, भीमसेन खंब, और तीसरा होता है चौतरा। चौतरा जो डेड बॉडी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। किसी भी भारिया जनजाति के गांव में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो मेघनाथ खंब, दूसरा भीमसेन खंब, और तीसरा है चौतरा जो कि मृतक के लिए बनाया जाता है। बातें क्लियर है क्या सभी को? सोशल लाइफ में हमने सबसे पहले फैमिली देखा, फिर विलेज देखा, अब बात करेंगे विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पंचायत। इनके जो पंचायत हो, ऑब्वियसली पंचायत ही बोलते हैं, ठीक है। और पंचायत में 4 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पंचायत में 4 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कौन कौन से हैं वो व्यक्ति? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पटेल। पटेल मतलब जो पंचायत के प्रमुख होते हैं, लाइक सरपंच। दूसरे कौन होते हैं? लिखेंगे भूमिका, भूमिका। तीसरे होते हैं पधियार या पथियार।
और चौथे होते हैं कोटवार। देखिए कोटवार आपको हर जगह मिलते हैं, रोल अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए, जो भूमिका होते हैं ये पूजा पाठ का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पूजा पाठ, वॉरशिप। जो पथियार होते हैं इनका संबंध व्यापार से है, व्यापार मतलब ट्रेड से है। और जो कोटवार होते हैं वो सर्वेंट मतलब सेवक होते हैं। क्या बातें समझ में आई? इतनी चीजें अगर क्लियर हैं सभी को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे फूड। फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन। देखिए इनके अगर प्रिय भोजन की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेज। ये बहुत सारी जनजातियों का फेवरेट है। पेज क्या होता है? ड्रिंक है ये, फूड ड्रिंक्स बोल सकते हैं। फूड ग्रेन ड्रिंक, जैसे खीर हम लोग बनाते हैं, सेम ये होता है फूड ग्रेन ड्रिंक। कोदो कुटकी, ठीक है ना, ये सब मिला के ड्रिंक बनाया जाता है, पेज। दूसरी अगर बात करेंगे, जो भारीय जनजाति के लोग होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन, मतलब बात बोल सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकृति के होते हैं, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी, ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही चाहिए या वेज ही चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक डिश होती है जो आपको याद रखना है, थेथरा। क्या बोलते हैं उसे? थेथरा। हिंदी में बोलते हैं थेथरा, थेथरा, थेथरा। ये बनता कैसे है मैं आपको बता दूं। जैसे बिस्किट होती है आटे का और उसमें शक्कर मिला के अपन ने बिस्किट बना ली, ठीक है ना। सेम थिंग थेथरा होता है। उसमें याद रखने हैं कि जो मिठास होती है, मिठास के लिए महुए का उपयोग करते हैं, महुए का उपयोग। और साथ में अगर बात करेंगे आटा किस किस चीज का लेते हैं तो इसमें मक्का प्लस कोदो, ठीक है। मक्का और कोदो का आटा होता है, उसमें मिठास के लिए हम महुए का उपयोग करते हैं और इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? थेथरा, ठीक है ना। बहुत फेमस डिश है इनकी थेथरा, तो ये नाम याद रखना है, थेथरा, ठीक है। पेपर पूछ सकता है थेथरा किस जनजाति का मुख्य भोजन है, तो आप बताएंगे सर भारिया। चलिए चीजों को इसी तरीके से साथ में नोट करते चलेंगे। अब यहां पर अगर बात करेंगे, लिखेंगे क्लॉथ। क्लॉथ मतलब कपड़े, कपड़े या इसी को पहनावा लिख सकते हैं, ठीक है। कपड़े या पहनावा देखिए अलग अलग है। सबसे पहले मेंस की बात करते हैं, पुरुष क्या पहनना पसंद करते हैं, तो लिखेंगे पगिया। पगिया मतलब होता है पगड़ी, ठीक है। पगिया, कुर्ता, बंडी, ठीक है। पगिया, कुर्ता और बंडी। और अगर वोमेन की बात करेंगे, महिलाओं की, महिलाएं पहनेगी अंगिया और पोलका, अंगिया और पोलका, ठीक है ना, अंगिया और पोलका, ठीक है। हाँ, खास बात यह है कि पुरुष और महिला, मतलब भारिया जनजाति के पुरुष और महिलाएं लोहे का ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद करते हैं। लोहे का
ब्रेसलेट इंपॉर्टेंट है। ब्रेसलेट मतलब जो हम हाथों में पहनते हैं, ठीक है, कलाई में पहनते हैं, तो ये लोहे का ब्रेसलेट पहनना पसंद करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आंख के ऊपर जो हमारी ये आईब्रो है, आईब्रो के चारों तरफ गुदना गुदवाना या टैटू बनवाना इन्हीं का बहुत फेवरेट है, और उसे हम क्या बोलते हैं? चूल्हा। इंपॉर्टेंट है, चूल्हा। चूल्हा क्या है? एक टैटू आर्ट है, एक टैटू कला है, और इसमें हम क्या बनाते हैं? आंखों के चारों तरफ गुदना गुदवाना, चारों तरफ गुदना गुदवाना। सभी लोग नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चूल्हा क्या बोलते हैं हम? चूल्हा। बहुत शौकीन होते हैं, और स्पेशली ये जो चूल्हा है ना, वो किसके लिए है? फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेके, पर मेरा तो ये मानना है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना ना ठीक है, अपने स्टोरेज को बढ़ाना है, ठीक है ना, साथ में लिखने की कोशिश करिए। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे रिचुअल्स के बारे में, लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे रिचुअल्स या प्रथा, रिचुअल्स या प्रथा, ठीक है। तो देखिए जो रिचुअल्स है हम तीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो रिचुअल्स है ना उसे हम तीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, फिर पढ़ेंगे विवाह, और फिर पढ़ेंगे मृत्यु, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बर्थ कि आखिर कौन कौन से बर्थ रिचुअल्स हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं कि भारिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या बात मैंने बोली? भारिया जनजाति की जो भी महिलाएं हैं वो बहुत मेहनती होती हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी वो काम करने के लिए खेतों में जाती हैं। क्या बात मैंने बोली? प्रेगनेंसी के दौरान भी वो काम करने के लिए खेतों में जाती हैं। इसी वजह से ज्यादातर जो बेबी बर्थ है, जो बच्चे का जन्म है, वो खेतों में ही होता था ज्यादातर। ये चीज नोट करेंगे। पर अभी क्या है ना, बहुत सारा सुधार हो चुका है, पर क्वेश्चन पूछने की बात है। अगर ये चीज पूछे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पहले के जमाने में ज्यादातर जो बेबी बर्थ है वो खेतों में, या फिर बोल सकते थे जो भी वर्क प्लेस है, जो भी काम करने की जगह है, वहीं पर बच्चा पैदा होता था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि एक नाम याद रखना है, सुबनाई। सुबनाई ये गांव की ताई होती थी। गांव की क्या होती थी? ताई, जो बच्चा पैदा करने में मदद करती थी। जैसे अभी नर्सिंग स्टाफ होता है ना, उसी तरीके से ये ताई का काम करने वाली गांव की सबसे बुजुर्ग महिला। कौन? सुवनाई। तीसरी जो बात आपको याद रखना है, नामकरण, बच्चे का नाम, और साथ में अन्नप्राशन। सबसे पहली बार अनाज खिलाना। ये दोनों ही जो प्रथाएं हैं वो एक साथ होती हैं और 6वें महीने में होती हैं। और हमारे यहां पर अन्नप्राशन कौन करता है? जो मामा जी लोग होते हैं। इन जनरल जो हमारा ट्रेडिशन है, मामा जी लोग करते हैं। लेकिन भारिया जनजाति में अन्नप्राशन और नामकरण बुआ जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो बच्चे की बुआ जी हैं। नोट करेंगे सभी लोग। कब होता है? 6वें महीने में। चीजों को नोट करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, छठी माई की पूजा होती है। किसकी होती है? छठी माई की पूजा। छठी माई की पूजा। ये छठी माई आप लोगों ने सुना होगा,
बिहार में काफी प्रचलित है, सबसे फेमस फेस्टिवल है। ये छठी माई कौन है? भगवान कार्तिकेय जी की जो पत्नी है छठी माई। तो बच्चों की रक्षा के लिए छठी माई की पूजा की जाती है। और एक बहुत ही फेमस गाना है, वो आपको याद रखना है, जछा बछा। क्या बोलते हैं? जा छा ब छा, ये गीत का नाम है, ठीक है ना, जछा बछा गीत। ये गाना गाने से छठी माई प्रसन्न होंगी और बच्चों की रक्षा करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है। दो चीजें याद रखना है, सुवनाई नामकरण और अन्नप्राशन कब होगा? छठवें महीने में। किसके द्वारा? बुआ जी के द्वारा, बच्चे की जो भी बुआ जी हैं, सिस्टर ऑफ द फादर। और छठी माई की पूजा होती है। कौन सा गाना गाया जाता है? जछा बछा गीत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर लिखेंगे डेथ रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स। देखिए, जो डेथ रिचुअल्स होते हैं, मृत्यु के समय पर कौन कौन से संस्कार है, उन पर डिस्कस करते हैं। डेथ और रिचुअल्स, ठीक है ना। आइए समझते हैं। सबसे पहले डेथ रिचुअल्स में देखिए, यहां पर भी भारिया जनजाति में दोनों की व्यवस्था है। या तो आग देने की व्यवस्था है, क्रीमेशन की बात करते हैं, या तो बुरियल की बात करते हैं, दफनाने की भी सुविधा है। क्रीमेशन किसके लिए होगा? जो नेचुरल डेथ होगी, नेचुरल डेथ, ठीक है। बुरियल किसके लिए होगा? मान के चलिए किसी की अकाल मृत्यु हुई या किसी बीमारी से हुई, उसे हम दफनाते हैं। ये दोनों चीज याद रखना है कि मतलब भारिया जनजाति में क्रीमेशन की भी व्यवस्था है और बुरियल या दफनाने की भी व्यवस्था है, ठीक है। चीजों को नोट करते चलेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैगा जनजाति में मरने के बाद सोना चांदी और दही को मुंह में रखा जाता है, ठीक है ना। यहां पर भारिया जनजाति के लोग पैसे को रखते हैं, मनी। जो पैसा है वो मृतक के मुंह में रखते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, ठीक है ना। मृतक के मुंह में पैसे रखते हैं, ठीक है। तीसरी एक प्रथा होती है, उसे बोलते हैं कांटा लांघना। कांटा लांघना, आइए समझते हैं कि मान के चलिए कोई एक जगह है, ये जगह है, ठीक है ना। यहां पर हमें क्या करना है? अंतिम संस्कार, या तो दफनाना है या तो हमें क्रेमेशन या आग देना है। तो यहां जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में क्या करते हैं? जो पाम ट्री होता है, जो बेर का पेड़ होता है जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है ना, उस कांटे के पेड़ पर एक हम चट्टान रखते हैं। और जितने भी लोग जाएंगे ना यहां पर क्रेमेशन में, वो इसी कांटे के ऊपर रखे गए पत्थर के ऊपर पैर रख के जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कांटा लांघना। मतलब जो लोग भी रिचुअल्स में जाएंगे और वापस आएंगे, इसी पत्थर पर पैर रख के वापस जाएंगे और वहां पर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कांटा लांघना। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कांटा लांघना किस जनजाति में प्रचलित है? भारिया। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे तीजा, या इसी को बोलते हैं तीज। तीज मतलब जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था भील जनजाति में तिनिया होता है, हमारे यहां पर तेरहवीं होती है। वैसे ही मृत्यु के तीसरे दिन तीज, मृत्यु के तीसरे दिन तीज मनाने की प्रथा है। तीज मतलब सगे संबंधी या परिवार वालों को बुलाना, भोजन की व्यवस्था करना। तीज, मृत्यु के तीसरे दिन तीज, ठीक है। और तीज इनमें ना पूजा पाठ भी होती है, ऐसे ही नहीं कि बस आए खाना शुरू। तो पूजा कौन करेंगे? भूमिका। पंचायत में मैंने बताया ना, भूमिका नाम के पद होता है, व्यक्ति होते हैं। तो भूमिका क्या करते हैं? तीज में पूजा करते हैं। पूजा के बाद सब भोजन करते हैं आत्मा की शांति के लिए, ठीक है। और पांचवा, तीज के बाद, अब तीज हो गया ना, तीज के बाद चौतरा बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि भारिया जनजाति के जो भी गांव है वहां पर आपको चौतरा मिलेगा। चौतरा का मतलब होता है चबूतरा।
चौतरा का मतलब होता है चबूतरा, हिंदी में क्या बोलेंगे, चबूतरा, ठीक है ना। जहां पर भी आप क्रीमेशन करते हैं तो मिट्टी और पत्थर से मिला के एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है ना, और उसकी पूजा भी लोग करते हैं। एक तरह से जो भी मेमोरियल होते हैं ना, लाइक उसकी तरह होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है कि ज्यादातर जो भी बेबी है, जो बेबी बर्थ है वो खेतों में ही होता था, या जो भी वर्क प्लेस थे, सुबनाई आपको याद रखना है। नामकरण और अन्नप्राशन हमेशा छठवें महीने पर होगा, किसके द्वारा, बुआ जी के द्वारा। छठी माई की पूजा करते हैं, जछा बछा गीत भी गाते हैं। यहां पर अगर डेथ क्रीमेशन की बात करेंगे तो कांटा लागना आपको याद रखना है, मुंह में पैसे रखते हैं, तीज प्रथा को मनाते हैं और चौतरा बनवाते हैं। चौतरा मतलब चबूतरा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे विवाह। अब देखेंगे विवाह मतलब मैरिज। देखिए जो विवाह है ना, वो मुख्य रूप से 4 तरीके का प्रचलित है, और वो सब चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले लाम सेना, सेवा विवाह, क्या बोलते हैं हम, सेवा विवाह, या इसी को बोलते हैं सर्विस मैरिज। क्या अगर लड़के को लड़की से शादी करना है तो लड़की वाले के घर पर 3, 7 या 9 डिपेंड ऑन द कंडीशंस उसे सेवा करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है, शादी के बाद। दूसरे तरीका का जो विवाह यहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित है वो है मंगनी विवाह। मंगनी विवाह, देखिए मंगनी विवाह में जो लड़के वाले हैं वो बारात लेके जाते हैं, बारात लेके जाते हैं। होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि लड़के वाले लड़की वाले के घर पे गए तो जो लड़का है, जो दूल्हा है, वो लड़की से पानी मंगाएगा। अगर लड़की पानी वापस लाके देती है शाम तक का टाइम होता है, अगर शाम तक पानी वापस नहीं लाके दी मंगाने पर तो शादी नहीं होगी। अगर शाम के पहले पहले लड़के के मंगाने पर लड़की ने पानी दे दिया पीने के लिए तो समझ लीजिए शादी हो गई, ठीक है। तो ये मंगनी विवाह है, सिंपल सा दिमाग में याद रखना है कि लड़के वाले लड़की के यहां बारात लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, राजी बाजी। राजी बाजी का मतलब होता है लव मैरिज, ठीक है। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, उस तरीके की जो शादी भी यहां पर होती है राजी बाजी, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और चौथे तरह की जो शादी होती है उसे बोलते हैं पाटो। पाटो ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। पाटो मतलब विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। तो ये 4 तरीके की जो विवाह है, विवाह पद्धति है, जो मैरिज सिस्टम है, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से, लाम सेना, मंगनी, राजी बाजी और पाटो। ठीक है, कौन कौन से हैं, लाम सेना, सर्विस मैरिज, मंगनी विवाह, राजी बाजी और पाटो। राजी बाजी मतलब लाइका लव मैरिज, प्रेम विवाह। देखिए भले ही लाम सेना हर जगह पर है, लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, गोंड भी होगा, बैगा भी होगा, भारिया भी होगा, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा, गोंड। भले मान के चलिए आपने लगा दिया गलती से भारिया, तो एमपीपीएससी इतना अच्छा है कि वो तीनों ही ऑप्शन को सही मानेगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे डांस, आगे लिखेंगे डांस। देखिए जो बैगा भारिया जनजाति है ना, इसके 2 डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है भड़म, जो याद रखना है आपको, वो और कोई भी जनजाति नहीं करती। कौन सा, भड़म। भड़म में 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले
शादी के अवसर पर, वेलकम डांस है ये, शादी के अवसर पर नाच होता है, ठीक है, शादी के अवसर पर। ये सबसे ज्यादा प्रिय है, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा भारिया जनजाति को जो प्रिय नृत्य है वो कौन सा है, भड़म। और तीसरा कि ढोल और टिमकी आपको याद रखना है, ढोल और टिमकी ये प्रमुख क्या है, वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब भड़म नृत्य होगा ना तो उसमें ढोल और टिमकी कौन बजाएगा, मेन, पुरुष, और नाचेंगे कौन, महिलाएं। भड़म इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सैलम, दूसरा नृत्य है सैलम, नोट करेंगे सभी लोग। ये सैलम जो है वो शुभ अवसर पर होता है, शुभ अवसर, ठीक है, कोई भी शुभ अवसर है, कभी भी, जैसे दशहरा है, दिवाली है, शादी है, बच्चे का जन्म हुआ, उस समय पर सैलम नाच होता है। और यहां पर क्या होता है कि जो पुरुष है वो ढोल बजाते हैं, क्या करते हैं, पुरुष ढोल बजाते हैं और महिलाएं बीट पर नृत्य करती हैं, मतलब महिलाएं नाचती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर जो सैलम है उसमें कौन नाचता है, पुरुष या महिलाएं, महिलाएं। हालांकि इतना टफ तो नहीं पूछता, फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है कर्मा, गोंड का है, सैला, ये भी डांस करते हैं, और पांचवा है सुआ। तो ये 5 प्रमुख नृत्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। कर्मा, सैला और सुआ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं गोंड और बैगा में, ठीक है। तो गोंड और बैगा के अलावा भारिया जनजाति के लोग भी कर्मा, सैला और सुआ नृत्य करते हैं। वैसे जो सुआ नृत्य है ना, वाकई में ये छत्तीसगढ़ का है, पर फिर भी गोंड, बैगा और भारिया जनजाति के लोग सुआ नृत्य करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भड़म सैलम है, भड़म और सैलम है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशली भारिया जनजाति के लोग ही करते हैं। ये इनका बोल सकते हैं ना जियो टैग है, जीआई टैग है, भड़म और सैलम। जैसे दादरिया मैंने आपको बताया था बैगा जनजाति, उसी तरीके से भड़म, सैलम, भारिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज। देखिए जो लैंग्वेज है ना, ये भरियाती करके, भारियाती करके भाषा है, भारियाती। कौन सी भाषा है, भारियाती, नोट करेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। वैसे सिंपल है, भारिया, भारियाती, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये ना हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, फिर क्लास को खत्म करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कि आखिर वो जीवन यापन पर कौन कौन सी गतिविधियों पर निर्भर है, कि वो जीवन यापन के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी ट्राइबल ग्रुप हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और इनके द्वारा जो कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है उसे बोलते हैं दाहिया। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं दाहिया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया बारी, जैसे मैंने आपको बताया बेवार, जैसे आपको मैंने बताया चिमाता, ये सब सेम ही है, ठीक है ना। बस ये आपको नाम याद रखना है। भारिया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दाहिया। दूसरी बात, ये एग्रीकल्चर के अलावा भी एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, पशुपालन, एनिमल हंटिंग का काम करते हैं, शिकार का काम करते हैं। तीसरा और क्या क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये औषधियां भी बनाते हैं, पता है।
इनके हिसाब से पातालकोट वैली, इनके हिसाब से पातालकोट वैली में दुनिया की दुर्लभ औषधियां उपलब्ध हैं। इनका ऐसा मानना है कि दुनिया में जितनी भी दुर्लभ औषधियां हैं वो कहां पर मिलती हैं? पातालकोट में। और इसीलिए ये पातालकोट को धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा भारिया जनजाति के लोग किस जगह को धरती का स्वर्ग बोलते हैं, आपका आंसर होगा सर पातालकोट। ऑब्वियसली वहीं रहते हैं इसलिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर भी करते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे कोदो है, जैसे कुटकी है, जो कोर्स ग्रेन्स है, इनको भी उगाते हैं। क्या बातें क्लियर है? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो इकोनॉमिक लाइफ है वो तो मजदूरी है, लेबर इंसेंटिव ट्राइब है, इंटेंसिव ट्राइब है। ये चीज नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? अब यहां पर मेरे हिसाब से केवल आपको ये चीज याद रखना है, दाहिया। मेंस में अगर पूछता है ना तो ये सब चीजें लिखना है। मेंस में हमें ऑब्वियसली कॉपी तो लिखना ही है, तो ये सब चीजें लिखना है। प्रीलिम्स में केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, दाहिया शब्द, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे, रिलीजियस लाइफ, हिंदी में बोलेंगे धार्मिक जीवन। हिंदी में क्या बोलेंगे? धार्मिक जीवन। कि आखिर ये कौन कौन से भगवान को मानते हैं, कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं यहां पर प्रचलित हैं, वो सभी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहली बात तो ये नेचुरल वॉरशिपर हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और ज्यादातर बात करें तो हिंदू गॉड जो हैं, जैसे भगवान राम है, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, इनकी भी पूजा करते हैं, ठीक है ना। प्रकृति की पूजा करते हैं और हिंदू गॉड की। इनके कुछ अपने भी भगवान हैं, आइए उनको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे बूढ़ा देव, इंद्र देव, भीमसेन देव, लिखेंगे इतनी सारी चीजें। फिर लिखेंगे मेघनाथ, फिर लिखेंगे हरदौल। हरदौल मामा आप लोगों ने सुना होगा ना, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं, हरदौल, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए जो बूढ़ा देव हैं ये पूरे गांव के देवता मानते हैं। जो इंद्रदेव हैं आपको ही पता है, वर्षा वाले भगवान हैं, खेती वर्षा पर ही निर्भर है। जो भीमसेन देव हैं वो कृषि के देवता मानते हैं, कृषि के देवता मतलब खेती के लिए भीमसेन देव की पूजा करते हैं। मेघनाथ होली के समय, होली के समय मेघनाथ की पूजा करते हैं। और लाला हरदौल की मनौती आप लोगों ने सुना होगा, शादी के समय पर, शादी के समय पर, ठीक है। ये चीजें नोट करेंगे सभी लोग। मेघनाथ की पूजा कौन सी जनजाति करती है? आप बताएंगे सर भारिया। हरदौल पूजा या हरदौल भगवान की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भारिया, ठीक है ना। भीमसेन किनके प्रमुख देवता है? भारिया। हाँ इंपॉर्टेंट ये है, जैसे अगर हम अपना बात करें अपने जीवन की, तो सबसे जो पवित्र या पूजा में सबसे ज्यादा किस अनाज का उपयोग किया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब हमारे घरों में पूजा पाठ होती है तो सबसे ज्यादा किस अनाज का उपयोग करते हैं? विच फूड ग्रेन इज मेजरली यूज्ड इन आवर वर्शिप? आपका आंसर होगा सर चावल। होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा चावल का उपयोग होता है कि नहीं होता? तो भारिया जनजाति के लोग सबसे पवित्र जो अनाज है वो उड़द को मानते हैं। जैसे हमारे यहां हाथों में पहले चावल लेते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं, फिर भगवान के ऊपर हम छिड़कते हैं, उसी तरीके से ये उड़द की दाल को हाथ में लेके मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। उड़द की दाल इनके लिए सबसे पवित्र है, ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो फिर आज का ये जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।
ये एप्लीकेशन के लिए बारकोड दिया गया है, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं ये बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या तो इस बारकोड के थ्रू या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग टाइप करके सर्च करके राव एकेडमी भोपाल का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो भी क्लासेज है ना आगे चल के इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन में ना आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा, मतलब फ्री में हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, पीडीएफ नोट्स है, क्लास पीडीएफ नोट्स है, करंट के जो भी इश्यूज है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है इस एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो खुद भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है, शेयर भी करना है कि हाँ भैया राव एकेडमी भोपाल का एप्लीकेशन ऑनलाइन पर आ चुका है और हमें ऐसा डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको हेल्पफुल और टू द सिलेबस बोल सकते हैं, एग्जाम को टारगेट करते हुए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डूज एंड डोंट्स, कौन कौन सी चीज आपको फॉलो करना है नहीं करना, एक वही चीज मैंने आपको बोली कि फ्री में जो मेंटरशिप है वो आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। सो आज की ये जो क्लास थी भारिया जनजाति को लेके वो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।